तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल का किस्सा सुन के बहुत से सुनने वालों ने ये रिक्वेस्ट किया कमेंट बॉक्स में, आपने भी देखा होगा कि दारू वाली जो आंटीज मुंबई में काम करती थी, उसी तरह से बहुत सारी औरतें ड्रग के बिजनेस में भी थी। जिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ड्रग का काम इतने बड़े शहर में इतने बड़े लेवल पे करती रही। नई पुरानी हर किस्म की घटनाएं हैं ड्रग के साथ जुड़ी हुई, जो बहुत ख़तरनाक बिजनेस है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है। अगर आपके दारू के अड्डे पे छापा पड़ जाए तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़माने में 10-15 हज़ार की शराब पुलिस गिरा के चली जाती थी, खाली कर देते थे आपके ड्रम या वो कनिस्टर जिनमें शराब रखी जाती थी, या पोटले उठा के लेके जाती थी पुलिस सीबी कंट्रोल वाले। तो 15-20 हज़ार का नुकसान होता था और जो आदमियों को पकड़ के ले जाते थे उनको 100-100 रुपये का फाइन मार के छोड़ दिया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट ड्रग ड्रग का धंधा बहुत कॉस्टली अफेयर है। अगर आपके अड्डे से आधा किलो ड्रग भी पकड़ी गई तो नुकसान लाखों का होता था, और वो भी उस ज़माने में जब कोई इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं हुआ करता था। एनसीबी की कोई बहुत बड़ी नफरी नहीं होती थी जो हर जगह पे ड्रग के धंधे पे निगाह रखी जाए। और पुलिस की करप्शन तो आपको मालूम है, उनको पैसा 2 महीने का और जो मर्जी आप चलाते रहो, कोई पूछने वाला नहीं होता। रूटीन में कुछ केसेस दे दिए जाते हैं कि उस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में इतने लोगों को पकड़ा गया, इतने की ड्रग पकड़ी गई, और बाद में वो भी सब नकली होता था। कोई लैब में इतना सिस्टम नहीं होता था चेकिंग करने का, कुछ सख्ती नहीं होती, तो उसका फ़ायदा औरतों ने बहुत उठाया। उसके 2 कारण थे। एक तो जब आदमी के पास से ड्रग पकड़ी जाती है तो उसकी सर्च जो है वो पुलिस वाले कर लेते हैं, और वो दौर था जब पुलिस स्टेशन में वुमन कांस्टेबल बहुत कम होते थे। एनसीबी में भी वुमन स्टाफर्स की कमी होती थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। तो औरतें ज़्यादा ड्रग जो अपने बदन पे छुपा के रखती थी, उनको खोजने का ढूंढने के लिए पुलिस वाले डरते थे कि कहीं किसी और किस्म की एलिगेशन ना लग जाए। और ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पे सेफ्टी से लेके जाने में भी औरतें बहुत ज़्यादा कामयाब होती थी, बशर्ते के एज कंपेयर टू आदमियों से। और एक शहर से दूसरे शहर से डिलीवरी लाने के लिए काम भी औरतें ज़्यादा बखूबी से कर लेती थी मर्दों से, क्योंकि औरत वाली गाड़ी को पहले भी ये दस्तूर था, आज भी है, कि उनको चेकिंग बहुत कम की जाती है अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पिन पॉइंट की हुई कि इस गाड़ी में ये सामान जा रहा है, तो ही चेकिंग होती थी। तो ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनका बहुत बड़ा रोल था, अहमियत थी ड्रग के बिजनेस में औरतों का आना। मुंबई में ऐसी तकरीबन 30-32 छोटी बड़ी औरतें थी, बिजनेस के हिसाब से, उम्र के हिसाब से नहीं, जो बहुत बड़े लेवल से और छोटे लेवल पे ये ड्रग का धंधा करती थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम था उन 3 सती बहनों का, जिन्होंने अपने ज़माने में, जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने ड्रग के रिटेल धंधे में अपनी सल्तनत कायम कर ली। उस ज़माने में करोड़ों रुपए कमाए और आज आलीशान बंगलों में, बहुत महल नुमा बंगले बनाए उन्होंने तमिलनाडु में, अपने जहाँ को बिलोंग करती थी उस रूरल एरिया में। जो कुछ लोग, कुछ पुलिस ऑफिसर बाद में गए इंक्वायरी के लिए, उन्होंने आके बताया, और कुछ उनके पुराने चाहने वाले भी गए, जो उन्होंने नज़ारे आके बताए। कहते हैं कि उनका घर जो है वहाँ पे 2 बहनों का, एक बहन की डेथ हुई, वो बताएंगे आपको थोड़ी देर में। तो वो जो घर है वो किसी फिल्म शूट के सेट से कम नहीं है। बड़े बड़े दरवाजे रखे हुए हैं, 2-3, जो बाहर के 2 कॉर्नर का वो प्लॉट है, 2 उसके गेट हैं, और गेट इतने बड़े दरवाजे बनाए गए जिनके अंदर से हाथी निकल सके। उनका एक कुछ कस्टम भी है तमिलनाडु में
हाथियों की पूजा की जाती है, उनको खुराक खिलाई जाती है, केले वगैरह। जब हमारे यहाँ जैसे मांगने वाले लोग आते हैं, इसी तरह वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना हाथी के ऊपर बैठ के अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, मांगने जाते हैं। तो उनको घर में हाथी अंदर चला जाए उनके दरवाजे तक, उसको जो हाथी का मालिक है उसको पैसे दे दिए कुछ और हाथी को केले खिला दिए, उसके लिए वो गेट बढ़े रखे गए। तो ये इन बहनों में से 2 बहनें जो आज वहाँ पे रह रही हैं अपने परिवार के साथ, ये उनका आज का तौर तरीका। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और बिल्कुल मॉडर्न हाउसेस बनाए हैं जिनमें हर किस्म की फैसिलिटी है। तो ये उन औरतों की कहानी है जो 80 और 90 के दशक में 20-25 साल रे रोड एक इलाका है, एक रेलवे स्टेशन भी है हार्बर लाइन का। वीटी से अगर हम बैंड्रा की तरफ जाते हैं, जो हार्बर लाइन चलती है, एक कुरला की तरफ चली जाती है, एक वहाँ से बडाला से शिफ्ट करके बैंड्रा तक एक्सटेंड कर दी गई है। पहले वो साइन कोलीवाड़ा से होके कुरला चली जाती थी और आगे न्यू बॉम्बे वगैरह। तो उस रूट के ऊपर रे रोड एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं पुरानी, बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स हैं उनमें, जिनमें हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री भी है, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ हैं, इस किस्म की बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एरिया भी है और डॉक भी है। वहाँ पे छोटे जहाज़ भी आके डॉक करते हैं वहाँ पे। तो उसके बिल्कुल साथ अक्रॉस द रोड एक नारियलवाड़ी एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान भी है। वही रोड आगे जाके फिर जो बाइकला स्टेशन की तरफ निकल जाती है। तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, झोपड़पट्टी भी है, इमारतें भी हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं और फुटपाथ तो तकरीबन पूरे के पूरे झोपड़पट्टी वालों ने काबू किए हुए थे उस ज़माने में। आजकल शायद कुछ को खाली करवा लिया गया है। उसी नारियलवाड़ी की झोपड़पट्टी में इन तीनों बहनों का घर था, जो एक ज़माने में एक छोटा सा झोपड़ा, हट में ड्वेलिंग, झुग्गी जिसको हम बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो इनके बाप ने, जिसका नाम था चिन्नप्पा आदिलिंगम, वो तमिलनाडु से आया था 1940-45 के करीब मुंबई में काम करने के लिए। ये वो समय था जब बहुत सारे लोग काम की तलाश में तमिलनाडु से और केरला से मुंबई आने शुरू हुए। वाइट कॉलर जॉब्स पहले भी ये लोग करते थे क्योंकि वहाँ उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अच्छा था। तो सरकारी दफ्तरों में तो काम करते थे, लेकिन डॉक्स में काम करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज, कपड़े की, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई का एक ज़माने में बड़ा गढ़ माना जाता था, उनमें काम करने के लिए और डॉक्स में काम करने के लिए वर्कर आते थे। उन्हीं के चलते हुए चिन्नप्पा आदिलिंगम वो भी मुंबई पहुंच जाता है। उसके काम का जो इलाका था उसके नज़दीक रे रोड पे इस नारियलवाड़ी इलाके में अपना झोपड़ा बना लेता है, जहाँ उसके और भी कई सहकर्मी रहते थे। लेकिन ज़्यादा देर उसने नौकरी नहीं किया। जैसे जैसे उसको समझ आती गई, मुंबई का माहौल पता चलने पड़ने लगा, जो स्ट्रीट लाइफ है मुंबई की वो देखी, तो उसको नया धंधा करने के लिए कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बन रहा था, क्योंकि दारू के और जुए के अड्डे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोगों के हाथ में थे। लेकिन ड्रग का काम करना उस समय बुरा माना जाता था। बड़े लोग जो थे वो ड्रग से दूर रहते थे। उसके कुछ कारण भी थे, जब कोई पकड़े गए तो सज़ा ज़्यादा मिलती थी, और वैसे भी समाज में इन लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता था कि हमारे बच्चों की जान को, उनकी सेहत को खतरा दे रहे हैं। तो इस चक्कर में चिन्नप्पा आदिलिंगम उसने बड़े छोटे लेवल पे ड्रग का धंधा शुरू किया। उस ज़माने में उसको चरस गर्द कहा जाता था, गर्द पीने वालों को गर्दुल्ला, वहाँ से वो नाम पड़ा। तो ये छोटी ड्रग कहीं से ला के वो आदमी पुड़िया बांध के उसको बेचना शुरू किया, और जैसे जैसे उसका
क्लाइंटेल बढ़ने लगी, क्योंकि वर्कर लोग पूरा दिन भर मिल में काम करके, या डॉक्स में काम करके, या फैक्ट्री में काम करके, या मथारी वर्कर जो वजन ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने पीठ पे सामान रख के लेके जाते थे, या सर पे एक बड़ी बास्केट में सामान ढोते थे, या हाथ गाड़ी चलाते थे, उनको अपनी थकावट दूर करने के लिए शायद इस ड्रग के इस्तेमाल से कोई फ़ायदा होता होगा। उसका फ़ायदा चनप्पा ने उठाया। चनप्पा की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी आदि, उसका नाम तो पप्पा मनी था, लेकिन क्योंकि बाप का सरनेम आदिलिंगम था, तो आदिलिंगम से आदि निकाल के उसके नाम पे आदि मनी मशहूर हो गया। आदि भी कह देते थे सिर्फ उसको। वो बड़ी लड़की थी, बेटा कोई था नहीं उसका। तो अब बाप का ड्रग का धंधा है, तो बड़ी बेटी भी साथ में बैठ के पुड़िया बनाने लग गई, पैसे इकट्ठे करने लग गई, लेके अपनी जेब में डाल लेने। तो इस करते करते वो भी अपने बाप के साथ ड्रग का धंधा करने लगी। उससे छोटी ज्योति थी, वो बहुत बड़ी तेज तरार औरत थी, और बड़ी गुस्से वाली भी थी और डेयरिंग भी थी। वो उसका काम था बदमाशों से और चोर चक्कों से अपने धंधे को बचा के रखना। वो चाकू छोरा भी अपने पास रखती थी, कभी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो वो भी कर दिया करती थी। तीसरी इनकी बहन थी स्वित्री, जिसको हंजली भी कहते थे, इस किस्म का हमजली कुछ इस किस्म का नाम था। तो ये तीनों बहनों ने ऐसा ऐसा बहुत बड़े लेवल तक अपना धंधा बढ़ा लिया। और जो एक बाप का छोटा सा झोपड़ा था, उसके साथ एक और झोपड़ा खरीदा, फिर एक और, फिर एक और, इस तरह 10-12 झोपड़े खरीद के अंदर अंदर से उनको इतना खूबसूरत तरीके से डेवलप किया। मुझे एक बार जाने का मौका मिला था एक पुलिस वाले के साथ, वो किसी इंक्वायरी के चक्कर में इनके गया था, हमने उसके बाद कहीं और जाना था। तो अंदर से इतना खूबसूरत थे वो झोपड़े। मैं उसके पहले, आपको मालूम है सबको, 5 स्टार होटल में काम कर चुका था। तो पहला जो एहसास मुझे हुआ कि इतने अच्छे कमरे जो झोपड़पट्टी में इन्होंने बना के रखे थे, उतने बढ़िया कमरे तो हमारे 5 स्टार होटल में भी नहीं थे। गलीचे लगे हुए, नीचे कारपेट, दीवारें इतनी खूबसूरत, सीनरीज लगाई हुई, और बड़ा एक तरीके से, कोई गौड़ी नहीं था, कोई दिखावे वाली बात नहीं थी, बड़े सलीके से सजाए गए थे, जैसे किसी डेकोरेटर ने या इंटीरियर डिज़ाइनर ने वो सब काम किया हो। लेकिन बाहर से आपको उसी तरह की पुरानी झोपड़ा लगता था। वो अंदर अंदर से वो जो 7-8 कमरे बना रखे थे, वो देखने वाली चीज़ थी। और जब अभी जो मैंने पहले आपको बात कही थी, लोगों ने बताया कि तमिलनाडु में जो उन्होंने घर बनाया है वो कितना खूबसूरत है, तो मुझे यकीन आ सकता है कि अगर झोपड़े में इतना बढ़िया घर वो रख सकते थे, तो पैसा आने के बाद डेफिनेटली उन्होंने बहुत बढ़िया घर बनाया होगा। इसके साथ साथ यहाँ झोपड़े पे रहने के बाद साथ साथ पनवेल एक इलाका है मुंबई का, मुंबई के पास, जहाँ पे बहुत से लोगों के फार्म हाउसेज हैं। उसको गेट अवे सिटी भी कहा जाता है। आज तो खैर वो बहुत शहर बन गया, कंक्रीट जंगल बन गया। उस ज़माने में बहुत से लोगों ने जंगल के अंदर खूबसूरत छोटे छोटे बंगले बनाए हुए थे, और बहुत से बड़े अमीर लोगों के वहाँ फार्म हाउसेज हैं। गेट अवे हाउस जिसको हम कहते हैं, या सेकंड होम, या हॉलीडे होम, छुट्टियाँ मनाने लोग वहाँ जाते हैं। उस किस्म का एक बड़ा इसी किस्म का बड़ा एक बैंगलो पनवेल में बना के रखा था, जहाँ पर अपने जो इनके ड्रग सप्लायर होते थे, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पुलिस ऑफिसर, या ड्रग के साथ जो जिन डिपार्टमेंट्स का वास्ता पड़ता है, उनको एंटरटेन किया जाता था उस पनवेल वाले घर में। इसलिए कि आप जो आपको लेना देना है तो वहाँ करेंगे, यहाँ हमारे धंधे पे कभी रेड नहीं मारना। तो इतनी बड़ी प्रोटेक्शन के साथ, और गाड़ियाँ यहाँ तो नारियलवाड़ी में तो साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, इतना कंजस्टेड एरिया है। तो इनकी गाड़ियाँ सब पनवेल वाले बंगले पे खड़ी रहती थी। उस ज़माने में फिएट गाड़ी, एम्बेसडर कार, उसके बाद में 2000 के बाद तो उनके पास नई नई जब इनोवा गाड़ियाँ आई, तो वो एक बहन के पास इनोवा गाड़ी भी थी, उसकी भी बात करेंगे।
तो अब धंधा इतना बढ़ने लगा, इतना पैसा आने लगा कि आज़ाद पठान, बहुत बार उसका हम जिक्र आपसे कर चुके हैं डिफरेंट एपिसोड्स में, वो उसी इलाके का था, उसको पूरा मालूम था। उसकी निगाह आ गई कि इस धंधे पे कब्जा किया जाए, ये औरतें चला रही हैं, इनको डरा वरा के इनको भगा दिया जाए। आज़ाद पठान का बहुत नाम था, एक ज़माने में करीम लाला के साथ काम किया, एक समय दाऊद के साथ काम किया, छोटा राजन के साथ काम किया और खालिद पहलवान के साथ काम किया। ये 1990-93 के बॉम्ब ब्लास्ट के पहले की बात है। तो उसके 3 आदमी जो थे उस अड्डे में, एक ऐसा था जब ये तीनों बहनों की उम्र बढ़ने लगी तो उनने एक दिलीप कुमार नाम का आदमी, जो महाराष्ट्रीय लड़का था, उसको एक मैनेजर नुमा बना के रखा और एक बहन के साथ उसका कोई लव अफेयर भी था। तो उसको हीरो कहते थे, क्योंकि नाम दिलीप कुमार था। तो दिलीप कुमार जो फिल्मों वाले हैं उनके लिए उसको दिलीप हीरो कह देते थे। तो उसको लेके इन्होंने उससे अटी-सटी किया कि हम ये धंधा खरीदना चाहते हैं। उसने बहनों को बता दिया कि ये खतरा है, ये बड़े लोग हैं आज़ाद पठान, तो कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो बोली कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हम अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे ना बेचेंगे। जब नहीं बात हुई तो इनको डराने के लिए आज़ाद पठान ने अपने 3 आदमी, जिनमें एक करीमुल्ला, दूसरा असलम पठान और तीसरा नसरुल्ला, इन तीनों को भेजा और गोलियां चला के उन्होंने उस दलीप कुमार हीरो को मार दिया। उसमें केस भी चला, हाजिर भी हो गए, बाद में जमानत भी हो गई, लेकिन बहनों ने अपना वो धंधा नहीं छोड़ा। इतना उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने और बॉडीगार्ड रख लिए और आगे चल के उन्होंने असलम पठान, जो एक हमलाकारियों में शामिल था, बाद में 93 के बाद जब आज़ाद पठान को और साथ के बहुत सारे लोगों को भाग गए थे दुबई, यहाँ से छोड़ के बाद कराची चले गए, तो इन लोगों को असलम पठान को भी साथ में मिला लिया। असलम पठान उन दिनों में एक कामगार यूनियन थी, मतहारी यूनियन, एक्सल फैक्ट्री, जो मैंने जिसका नाम पहले लिया उसको एक्सल फैक्ट्री कंपाउंड कहते थे, उसके अंदर उसका एक अफसर था जहाँ पे मजदूरों से यूनियन चलाता था। तो इनकी पप्पा मनी और ज्योति की जो ड्रग्स थी वो बड़ी गिनती में अपने ऑफिस में संभाल के रखता था और वहीं से उसको आगे जो दूसरे लोगों को चाहिए होती थी वो देना। अब इनके धंधे की कामयाबी का राज सबसे बड़ा ये था कि इनका माल बहुत प्योर होता था, एक ईमानदारी थी धंधे में, और वो उसमें से ज़्यादातर सामान, वो गर्द और चर्स जो थी वो कश्मीर से लेके आते थे और उसी कश्मीर के चक्कर में एक बहन की जान चली गई। और सवित्री जो तीसरी इनकी जो बहन है, ज्योति और पप्पा मनी के बाद सवित्री बहन इनकी तीसरी, उसका ड्रग लेने के लिए 2003 की बात है शायद ये, जिसकी मैंने बात की थी, नई नई इनोवा गाड़ियाँ आई थी, तो इनोवा गाड़ी खरीदी, उनके पास थी इनोवा गाड़ी लेके, उसका बॉयफ्रेंड था एक जलाल कर, वो कश्मीरी था। जलाल को साथ में लेके गाड़ी में स्पेशल चैम्बर बनवाई गई, कहीं सीट के पीछे ना बॉडी के नीचे या डिक्की में कहीं, एक को जिसको खांचा कह देते हैं, एक कैविटी बना लेते हैं जिसमें ड्रग कंसील की जाती है और ऊपर से कहीं से नज़र नहीं आती हो। तो वो खांचे वाली गाड़ी लेके जो लोग कश्मीर गए, वहाँ से जो सामान लेना था, चर्स गर्द जो भी लेना था, ओपीएम अफीम, वो सब उसमें गाड़ी में रख के, बड़ी क्वांटिटी नहीं होती, किलो के हिसाब से होता है, टनों के हिसाब से नहीं होता। जब वापस आ रहे थे तो दिल्ली के नज़दीक उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। इतना भयानक एक्सीडेंट था कि उस सवित्री का जो उसका जो सर था, उसका जो मुंडी कह देते हैं मुंबई की भाषा में, वो उसकी बॉडी से अलग हो गया था। तो इसीलिए शायद जब एनसीबी ने इन तीनों बहनों का डोजियर बनाया तो उसमें ज्योति और पप्पा मनी की तस्वीर तो है, लेकिन सवित्री की तस्वीर नहीं है, क्योंकि शायद जो तस्वीर उसके पहले पुरानी होगी नहीं और वो जिंदा नहीं थी, मर गई थी, तो वो तस्वीर उसकी नहीं लगी है एनसीबी के डोजियर में। और इस जो
आज के थंबनेल में जो तस्वीर लगा रहे हैं वो ज्योति और पप्पा मनी की हैं। तो ये इनका पूरा तीनों बहनों का किस्सा, और इस तरह से करोड़ों रुपये कमा के आज दो बहनें अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपना जो उनकी जो मूल जगह थी उनकी, जो उनका जन्म स्थान था तमिलनाडु, वहाँ पे रहे। और भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं इनके, लेकिन समय की पाबंदी है, फिर कभी किसी और एपिसोड में आपको सुनाएंगे। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।